सो हेलो एवरीवन यार, फाइनली आप लोगों ने एक ऐसी वीडियो निकाल ली है ढूंढ कर जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बिटसेट का पढ़ाया जाएगा। जेई मेन के लेवल तक हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बिटसेट के लेवल तक रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट वेरी क्विकली। देखो यार, पहले आपको बताना चाहिए कि भाई पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि एटॉमिक साइज से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एटॉमिक साइज में क्या होता है कि आप जब लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, तब क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उससे अट्रैक्शन बढ़ता है एंड उसके चक्कर में साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, इन ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो ना मेरे दोस्त, तब क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है और साइज़ बढ़ता है। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है। आप उसको याद कैसे रखोगे यार, तो लेट मी टेल यू यार। देखो आपको याद इसको ऐसे रखना है कुछ कि एक डायग्राम याद रखना, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ कम होगा। देखो साइज़ कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज़ कम हो रहा है यार, राइट। और ऐसे ही ग्रुप के अंदर जब टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, तो साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो इस डायग्राम के हिसाब से। अब मज़े की बात बताऊँ आपको एक, कि अगर आपको सिर्फ एटॉमिक साइज़ का जो ट्रेंड है अगर आपको याद है, तो आप बाकी की जितने भी ट्रेंड हैं आप उसको एज इट इज़ याद रख सकते हो। मैं आपको नीचे बताऊँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ज़रा क्या है कि एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या है, क्योंकि आपसे एक्सेप्शन ही पूछ जाएंगे। देखो समझो, इनर्ट गैसेस हाईएस्ट रेडियाई इन रिस्पेक्टिव पीरियड। इसका मतलब क्या है भाई, कि जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूँ, उसमें क्या क्या आता है, हाइड्रोजन और हीलियम आता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो हीलियम का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो ये आपका सेकंड पीरियड है। ठीक है, एनी को सबसे लास्ट में ऐसा करके आना चाहिए था, क्योंकि एनी सबसे छोटा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बट ड्यू टू दिस एक्सेप्शन जो एनी है वो आगे आ गया, यानी कि सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है, एंड सेम गोज विद दिस वन ऑल्सो। ठीक है, अच्छा अब ज़रा बात करते हैं हम लोग यार, एक और एक्सेप्शन है, वो है 3D सीरीज़ का। उसमें क्या है, पहले आप समझो कि 3D सीरीज़ होती क्या है यार। तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल बढ़िया सा, इसमें यहाँ से लेके ये देखो, ये है आपका 3D सीरीज़। ठीक है, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है, ये 3D सीरीज़ है। अब क्या है कि 3D सीरीज़ में ना ये ट्रेंड चलता है, क्या चलता है ज़रा समझना, SC से लेके FE तक ये डिक्रीज़ होता है, फिर FE CO और NI का बराबर रहता है, एंड फिर CU एंड ZN का बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको याद आप कैसे रखोगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या याद रखना है, ऐसे रखो याद, ऐसे और ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो साइन है ना, ये सिर्फ FE तक हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर ये जो इक्वल टू का साइन है, ये है FE CO और NI के लिए, एंड जो ये वाला साइन है ना ग्रेटर देन का, वो हम यूज़ करेंगे CU एंड ZN के लिए। ठीक है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं भाई कि एक और है कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड रेडियस ऑफ गैलियम बराबर होते हैं यार। क्या बोला मैंने, इन दोनों का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है ज़रा समझना, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। अब ये स्क्रीनिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो यार, इसके लिए आप यूट्यूब पर एक डेडिकेटेडली वीडियो देख सकते हो। अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। ठीक, बढ़िया है। अच्छा, अब देखो, रेडियस ऑफ 4D सीरीज़ एंड रेडियस ऑफ 5D सीरीज़ आर ऑलमोस्ट बराबर। जैसे कि अब 4D और 5D सीरीज़ कौन से होते हैं, लेट मी टेल यू। देखो, अपना 3D सीरीज़ ये था। ठीक है, 4D सीरीज़ आपका ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये। ठीक है, एंड अपना 5D सीरीज़ आपको ये दिख गया। ठीक है जी, बढ़िया है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F14 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको प्यार से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है। आगे बात करते हैं, ज़रा कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ जाए। ठीक है, तो इधर आओ ज़रा, हमको कंपेयर करना है साइज़। ठीक है, तो LI K और NA है ना। अब आपको पता है क्या, ये रहा LI, ये है K और ये है NA। नीचे जाओगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स आपका साइज़ बढ़ेगा, यानी कि क्या हुआ, आंसर क्या होगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं भाई, SC Y और LA है ना। अब ये कहाँ पर होते हैं, तो देखो यार, यहाँ पे होते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल, छोटी सी बनाई है मैंने, तो SC Y और LA। अब देखो, आपको समझ में आना चाहिए क्या, ये है 3D सीरीज़, ये है 4D सीरीज़, एंड ये है मेरे दोस्त 5D सीरीज़, राइट। बट अब मतलब अकॉर्डिंग टू यू गाइस क्या होना चाहिए था, कि हमने पढ़ा था ना कि 4D और 5D का जो रेडियस होता है बराबर होता है, तो क्या होना चाहिए था, SC फिर Y ऐसे और ये लगभग बराबर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, बट रियलिटी में ऐसा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी टेल यू यार, लेट मी टेल यू कि क्या होता है कि आपका जो लेंथेनॉइड होता है ना, जैसे कि ये लेंथेनम है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग है SC Y और LA है, इसके ऊपर आपका जो नॉर्मल रूल है, कौन सा रूल, नॉर्मल रूल ही लगा होगा। जैसे कि वो वाला रूल कौन सा है अपना, ये रहा। ठीक है, दोनों रूल्स, राइट। अच्छा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस
TI, ZR एंड HF। तो ज़रा समझना, ये है TI, ये है ZR और ये है HF, सही है। तो इसमें क्या है ज़रा समझना कि TI सबसे छोटा है, ठीक है, फिर ZR बराबर है और HF बराबर है, ठीक है। अब इसका हम ज़रा आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे। अच्छा, ऐसा ये ZR और HF बराबर कैसे हुए? क्योंकि इस रूल के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। AL, B, GA और IN में क्या होता है? बड़ा सिंपल है यार। ये है इसका पीरियोडिक टेबल, तो सिंपल है, आप देख सकते हो ये होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब लेट्स टॉक अबाउट आयनिक रेडियस। कि भाई देखो, पहले समझो आयनिक रेडियस होता क्या है। एक आयन है, NaCl एक आयन है, ठीक है। क्या है भाई? NaCl एक आयन है, Na+ और Cl-। तो Na एक आयन है और एक Cl- एक आयन है। तो हम अब इनके रेडियस के बारे में बात करेंगे, ज़रा समझना। पहले समझो कि लेफ़्ट टू राइट, क्या बोल रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट जो हम देखने वाले हैं वही ऐसा होगा कि जैसे कि आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज़, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज़ होती क्या है। तो ज़रा समझना यार, ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर, वो बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि एक तरफ है ऑक्सीजन और एक तरफ है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और नाइट्रोजन के अंदर होते हैं मेरे दोस्त 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज़ हैं? तो मैंने कहा नहीं है यार। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर नहीं है। अब मैं क्या करूँ कि n माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे 7 से हट के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हाँ, अब ये दोनों जो हैं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बन गई हैं, ठीक है। अब आप ज़रा समझो कि जब आपका सवाल आएगा ना बिटसेट में, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को लेकर ही आएगा, ठीक है। तो आप ज़रा समझना कि लेफ़्ट टू राइट आप जब चलते हो ना, एक पीरियड के अंदर जब आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो, तो साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? ज़रा मैं आपको एक सवाल से समझाता हूँ, ज़रा समझना कि आपको ये सवाल दे दिया, ये सवाल है, ठीक है, और आपको पूछ रहे हैं कि हाँ भाई इनमें आप ज़रा साइज़ कंपेयर करो कि NO3 N3- O2- P- Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है। इसमें आप साइज़ कंपेयर करो, ठीक है। तो आपने पहले चेक करा कि क्या है, ये सारे के सारे जो हैं ये आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज़ हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हैं, चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब आपको पता कैसे लगेगा? तो यार मैंने आपको ये रूल दिया ना कि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। देखो N3 जो है, समझ लो N3 जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7, O है उसका 8 है, ठीक है। अब दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है ना, यानी कि N का ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, यानी कि N कम होगा O से। किसमें? आयनिक रेडियस में। ये देखो ये आ भी गया आपको, ये देखो कम है, राइट। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है यार, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, है ना, ये भी सेम ही है, आपको इसको सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम, है ना। तो बहुत सिंपल है, जब भी आप टॉप टू बॉटम करते हो शेल नंबर इंक्रीज होता है एंड साइज आपका इंक्रीज होता है, सिंपल सा है ना। एक एटम है, उसके ऊपर आप शेल डालते जा रहे हो तो साइज बढ़ता जाएगा यार, सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, क्या है वो ज़रा समझना कि Li, Na और K, ये तो ऑब्वियसली आयंस हैं प्लस वाले, ठीक है। इनका आप ज़रा वो बताओ, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर। तो बड़ा सिंपल है यार ये, है ना। ये देखो ये आपका सिंपल सा ऑर्डर आ गया। कैसे करा? इस वाले रूल से करा, सिंपल है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि एक आप पर्टिकुलर एटम ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं, है ना, तो जो कार्बन है ना इसका C+ ले लो और C- ले लो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो C- है ना, जैसे कि ये A है, A- जो है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होगा और A+ का हमेशा साइज़ छोटा होगा। ऐसा क्यों है यार? क्योंकि देखो जैसे कि ये एक एटम, अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैंने इसको कुछ दिया है ना यार, तो ऑब्वियसली इसका साइज़ बढ़ेगा। अगर मेरे को इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि A+ हो जाएगा दोस्त, तो ये छोटा हो जाएगा, सिंपल सा है ना। आपको ये रूल याद रखना है, बढ़िया है। अब आप समझो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास सपोज करो कि Li+ ही है, ठीक है। अब आपने Li+ को पानी में डाल दिया, क्या बोला मैंने, Li+ को आपने पानी में डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो Li+ को हर जगह से घेर लेंगे, ठीक है। तो अपना ये ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर समझना कि जो नॉर्मल रेडियस है, समझो कि जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेटेड रेडियस का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिसका आयनिक रेडियस ज़्यादा उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम, सिंपल, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो मैं आपको हर चीज़ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है ना, क्योंकि आपका 15 दिन के अंदर पेपर है, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद कर लो, काम पक्का बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक बात और समझो कि हाइड्रेटेड रेडियस अगर ज़्यादा होगा, समझो
कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल Li का हाइड्रेटेड रेडियस Rb से ज़्यादा है, ठीक है, जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा मॉलिक्यूल, है ना, और बड़ी चीज़ कम भागती है, जैसे कोई बंदा मोटा है ना, तो वो हल्के भाग पाएगा ना, वो कम भाग पाएगा, इसलिए उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एट दी अदर हैंड अगर जो Rb है वो छोटा है, कोई छोटा बच्चा है ना, तो वो तेज़ भाग पाएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। पहले समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है भाई, बहुत सिंपल है, ये एक एटम है, अब मेरे को इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं इसको कितनी हीट दे दूँ, ध्यान से सुनो, ये एक एटम है, ज़रा समझना, ये एक एटम है, इसमें मैं कितनी हीट दे दूँ सच दैट इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन पॉप होकर बाहर आ जाए, वो जो एनर्जी है ना जो मैं दे रहा हूँ वो कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये डेफिनेशन है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा समझो क्या कि ये एक एटम है, ठीक है, आपने इसको कुछ हीट दी तो ये A+ और एक इलेक्ट्रॉन में टूट गया, ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपने इसी वाले एटम को पकड़ा, ध्यान से सुनो, हाँ, आपने इसी वाले एटम को पकड़ा यहाँ पे और आपने फिर से इसको हीट दे दी, तो A2+ टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट विल बी ऑलवेज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। तो ऐसा है क्यों, ज़रा समझने की कोशिश करना दोस्त। एक एटम है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपने हीट दी और एक इलेक्ट्रॉन पॉप आउट होकर बाहर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन है उसने एक इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल करा कि वो बाहर निकल गया थोड़ी सी एनर्जी देने पर। लेकिन अब सोचो कि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सोचो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अब, है ना, तो जो अंदर का जो रिपल्जन है वो कम होगा ना यार, तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, समझ गए, बढ़िया है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है यार, लेफ्ट टू राइट आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मतलब इन शॉर्ट क्या कि साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल, ठीक है, इसको याद रखना है बस। क्या बोला था मैंने, अगर आपने साइज याद रख लिया तो आपको जितने भी ट्रेंड्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ज़रा समझना है यार, समझना। एक्सेप्शन में क्या है कि इनर्ट गैस हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आप समझो ना, एक जैसे कि फर्स्ट पीरियड ले लो, उसमें होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहता यार, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टेबल है कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करना नहीं चाहता यार। तो अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यार, सेकेंड पीरियड के अंदर क्या होता है कि आपका ये है सेकेंड पीरियड, ठीक है, तो ये होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, क्या होना चाहिए था मेरे दोस्त कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ऐसा होना चाहिए था। बट एक्चुअल में हुआ क्या मेरे दोस्त कि ना, कुछ ये सब सही चल रहा था, ये सब सही चल रहा है, लेकिन बी और बी जो है वो आपस में पलट गए, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया, बी ऐसे आ गया, एन ओ भी पलट गया आपस में, ओ यहाँ पे आ गया और एन ए आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब थर्ड पीरियड की बात करें, सेम चीज़ थर्ड पीरियड में भी हुई थी, Mg और Al जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए एंड P और S जो आपस में इंटरचेंज हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जैसे कि ना एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो Be जो है उसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए B से, बट इन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी Be को कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए B से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करना है यार। सारी की सारी चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपी हुई हैं, ज़रा समझना। बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, बी का ये है। अब अगर ध्यान से देखो ना तो जो बी है ना इसमें आप ज़रा सा हीट दोगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये निकल जाएगा यार, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं बी चाहता भी है कि हाँ भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जिससे कि जब मेरा आउटर मोस्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा यार, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, बट एक बार इलेक्ट्रॉन तेरा निकल गया है ना, तो अब जो है बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एंड जो बी का होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या है कि जो बी ही है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है दोस्त, तो अब आप इसमें ज़रा सा हीट दोगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा यार और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाला बी का कम हो जाता है एंड बी का ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ गए हो, बढ़िया है। सेम गोज़ विद दिस वन ऑल्सो, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो आपको क्या वो याद है क्या, बैगन आलू गाजर इन थैला,
राइट। ठीक है, आपको याद है मैंने कहा। अगर समझने की कोशिश करो, आपको उसको याद कैसे रखना है, देखो समझो। एक W बनाओ, आगे डाल दो बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब यहाँ से एक पंच मारो, जैसे पंच मारोगे तो जो W है वो कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, है ना। अगर आपको ये W बनाना आ गया तो तुम्हारा जो है आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है आपको पता लग जाएगा, देखो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका नया ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा हो क्यों रहा है कि TL का ज़्यादा है और आयन का कम है, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, GA का ज़्यादा है एंड AL का कम है, क्यों है ऐसा? पूरा स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब ज़रा मेरे दोस्त बात करते हैं, अगर मेरे दोस्त बात करते हैं इस वाले की, है ना, कि 5th में क्या है, 5D सीरीज़ का ज़्यादा होता है, 3D का उससे ज़्यादा होता है एंड 4D का सबसे कम होता है। ठीक है, ये है सिंपल। और ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ज़रा इसका कुछ सवाल करते हैं, इससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ज़रा समझना। B, E, C और N, है ना, ये तो सिंपल ही है। इसमें तो आप देख के बता सकते हो कि N का ज़्यादा होगा, C का उससे कम होगा और B का सबसे कम होगा। ठीक है, बाय व्हाट? बाय दिस, राइट, है ना जी। अच्छा, हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, TI, ZR एंड HF। इसमें क्या है ज़रा हम देखते हैं कि TI होता है 3D का, ZR होता है 4D का एंड HF होता है 5D का। ठीक है, सो बाय दिस रूल, है ना, यू विल गेट दिस आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। क्यों? 5D वाला सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि HF सबसे ज़्यादा, फिर 3D होगा तो TI आ गया, और जो 4D वाला होता है वो ZR आ गया। सिंपल है, ठीक है, समझ गए, बढ़िया है। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में। क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, एक एटम है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी ऐसे निकालेगा अपने अंदर से, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो, क्या है कि ये एक एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लिया, तो ये A- हो गया। ठीक है, तो जो डेल्टा H है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर ऐसा हुआ कि ऑलरेडी एक ऐसा एटम है जो नेगेटिवली चार्ज है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो A2- हो गया। लेकिन अब बता एक बात क्या है कि डेल्टा H जो होगा ना, वो उसका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आपको इन चीज़ों को याद रखना है, इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं बिटसेट में। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करें। जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फिर से वही बोल रहा हूँ, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, आगे बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं आपको याद रखने हैं, ज़रा समझना। हाँ, सेकेंड पीरियड के अंदर ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो कुछ ऐसा चलता है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। क्या बोला मैंने? बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, सिंपल। ठीक, अच्छा, बात करते हैं थर्ड पीरियड में, है ना। ये एक ट्रेंड है, आपको याद कैसे रखना है। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। क्या? मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन है कि थर्ड पीरियड का जो डेल्टा H होगा वो ज़्यादा होगा सेकंड पीरियड से। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा यार? ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस फोर्थ वन। अब आपको इसमें बताना है कि डेल्टा H का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा। तो आपको लगेगा भाई इसमें ऐसा होना चाहिए, राइट, ये ऐसा होना चाहिए, है ना, आपको ऐसा लगता होगा, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से, यानी कि आंसर सही हो क्या होगा यार? अपना आंसर सही होगा ये वाला। ठीक है, समझ गए होगे क्यों? Cl जो है वो थर्ड पीरियड का है एंड जो सेकंड पीरियड का है वो है अपना F। ठीक है, एंड बाकी Br I तो आगे वाले हैं ही। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं फिफ्थ वाला, है ना। आपको ये याद रखना है यार कि O पहले नहीं आएगा, यहाँ पे O आएगा लास्ट में। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर। O का एक कॉम्पैक्ट नेचर होता है, बहुत छोटा सा प्यारा सा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं इनर्ट गैसेज हैव जीरो और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्या होता है कि इनर्ट गैस जो होती हैं उनकी या तो जीरो डेल्टा H होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक, अच्छा, ठीक है यार, चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको बताना है ट्रेंड। तो बड़ा सिंपल है यार, इसका आंसर छुपा हुआ है आपका इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, इसका आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले का, इसका आंसर भी कहाँ छुपा हुआ है यार? ये देखो, मैंने आपको बताया ना, ये देखो, है ना, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर। ठीक है, तो ये देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऐसे आपको सिंपल सवाल आ रहे होंगे, आप सिर्फ इन चीज़ों को याद रखो यार, जो थ्योरी है आप उसको याद रखोगे, काम पक्का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत सिंपल है भाई, जैसे कि कोई दो एक एटम है समझना, ये ए एक एटम है और एक बी एटम है, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो अगर जो बी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि क्या, बी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा भूखा है, उसको ज़्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन की, तो जो बी है ना, ये जो बी है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा करके खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, और हाँ बस यही है ना। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बी है उसका ए से ज़्यादा है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल है। अच्छा, अब ज़रा बात समझो, ट्रेंड्स में क्या है अपना कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो वो हैं पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका सवाल आ सकता है। ये है, इसको याद रख लेना। कैसे रखोगे, 1, 1.5, 2, 2.5, बहुत सिंपल है। HP का होता है 2.1, CIS का होता है 2.5, N का होता है 3, Cl का होता है 3.1, सिंपल। आगे बात करते हैं कि जो A है मतलब क्या, हाँ जैसे कि आप समझो, एक बात आप समझो कि एक मैं बंदा हूँ, एक कोई जैसे गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, एकदम भिखारी है, ठीक है। तो हम दोनों में से किसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है यार, है ना। तो आई थिंक भिखारी को ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्यों, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा गरीब है ना। सिमिलरली ये मैं हूँ, ठीक है, और ये वो भिखारी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पैसा है, अब जिसको ज़्यादा भूख है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यार, ठीक है। तो ऐसे ही जो A2+ होता है ना यार, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा भूख है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वही यार, है ना, कि जैसे कि एक ये मैं हूँ, एक नॉर्मल इंसान, और ये हैं अंबानी जी, है ना। अब किसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो भाई मेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ज़्यादा है और अंबानी भाई की कम है, ठीक है। अच्छा जी आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, तो समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, सिंपल डेंड है, ये दो FCl Br, ठीक है। और ये वाला है CaMgB में, बताओ, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है ना, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। अब ज़रा बात करते हैं आगे, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। देखो समझो, पहले समझो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, अपने दिमाग में बैठा लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक एंड मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक। कैसे भी करके याद कर लो, दैट्स इट, सिंपल है। अगर समझो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, NO होता है, N2 होता है, CO होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं भाई, V2O3, Cr2O3, ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, BeO। अब ये हो सब तो ठीक है, इसको मैं याद कैसे रखूँगा, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जनाबे अली वैन में और कार में सोना लेके पंजाब जाते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, जनाबे अली वैन में और कार में सोना लेके पंजाब जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं यही चीज़ें हैं, राइट। इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो, बढ़िया है। आगे बात करते हैं दोस्त, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिंपल। कैसे पता लगा, लेफ्ट राइट जाते हो आप, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिंपल है। टॉप टू बॉटम जाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा, सिंपल है, याद रखना है। थर्ड है अपना ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करने का कि समझो, हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब क्या, जैसे समझना, ये है SO3 और ये है SO2, है ना। अब ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, और सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे S है और यहाँ पे भी S है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, तो बहुत सिंपल है यार, आप सिर्फ S का जो है ना, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना, वो भी यही होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप H का ऑक्सीडेशन नंबर हर सब में निकाल लो, राइट। आज जब निकालोगे तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, राइट। ऐसे ही H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में, राइट। अच्छा, और इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब कुछ एक सवाल करते हैं, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। ज़रा समझने की कोशिश करो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा, NO2O, MgO, Al2O3, है ना। अब हमने इसको कैसे करा, देखो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब आप समझते हो, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा यार, राइट। तो इन सब में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो आएगा Al2O3,
ज़्यादा है, फिर MgO ज़्यादा है, उसके बाद है Na2 है ना। ये तो हमको पता है ना यार, कैसे पता लगा भैया, ये है Na, ये है Mg और ये है Al, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे जैसे इधर जाओगे ना यार, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है यार, सिंपल सा, राइट। तो अगर ऐसे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो ऐसे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिंपल है। तो आपका आंसर सिंपल ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। कंपेयर आयनिक रेडियाई, बहुत सिंपल है, Ca2+, K+, Cl-, H2-, सिंपल सी बात है। क्या, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका जो साइज़ सबसे बड़ा होगा यार, जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका जो साइज़ है सबसे छोटा होगा, सिंपल सा है। ये देखो हमने लिख दीजिए आपके लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं, विच इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई मैंने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की ट्रिक दी ना, ये रहा, हाँ। देखो इसमें SN आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें SN आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो ये है, SNO, राइट। चेक भी कर सकते हो, आपका SNO आंसर है, राइट। बढ़िया है, ठीक है। सो यस, हाँ यार, यस। सो आपका जो है पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है बिटसेट के लेवल पर। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, उठाओ एक किताब बिटसेट की और उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे नहीं है, ये पंकज सेरिया सर के नोट्स हैं। मैंने अपने टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने उनसे ही पढ़ा था, तो उन्हीं के नोट्स से मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और हाँ यार, अगर तुमको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, ठीक है। उसको मैं देखूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी मारो चैनल को, और पढ़ाई करते रहो यार। मिलते हैं फिर, बाय बाय।